एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 भी वैसे तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके दोनों के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो 3 है हमारे पास, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटे में 1, और 4 को हम लिख सकते हैं 4 बटे में 1। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, कितनी निकालनी है, 6, उससे एक ज्यादा लेंगे। तो 6 और 1 7, ये 7 बनाना है आपको इनके बटे में। ये जो 3 और 4 जिन संख्याओं के बीच में ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इनके बटे में आपको 7 बनाना है। तो जितनी परिमेय संख्या बनानी है उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखो, यहां अगर मैं 7 बनाना चाहूं तो 7 से गुना करनी पड़ेगी मुझे। तो यहां अगर 7 से गुना करूंगा तो यहां पे भी 7 से गुना करनी पड़ेगी हमें। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, 21 बटे में 7। कैंसिल मत कर देना, वहीं पहुंच जाओगे वापस, ध्यान रखेंगे, ये चाहिए हमें। अब यहां पे अगर मैं इसको 7 से गुना करूं और इसको भी, क्योंकि अगर हर में 7 से गुना किया है तो अंश में भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 बटे में 7। अब यानी कि 3 को हमने लिख लिया 21 बटे 7 और 4 को लिख लिया 28 बटे 7। अब देखो 21 बटे 7 और यहां पे 28 बटे में 7। तो 21 के बाद कितना आ जाएगा, 22 बटे 7। उसके बाद कितना आ जाएगा, 23 बटे 7। उसके बाद 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। अब देखो, ये हमने किसको लिखा था, ये हमने लिखा है 3 को, 3 ही तो है ये। और ये हमने किसको लिखा है, 4 को। तो 3 और 4 के बीच में ये परिमेय संख्याएं आ गई हमारे पास। तो हम लिख देंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होगी, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे में 7। तो ये इसका आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बेसिक क्या है क्वेश्चन का, आपसे जितनी संख्याएं पूछी गई है उससे एक ज्यादा देख लेंगे पहले तो कितना होता है। अब वो जो जिनके बीच में निकालनी है उसके बटे में उतना बनाना है। अब 3 के बटे में 7 हम वैसे तो लगा नहीं सकते। अगर हमने 7 से नीचे लगाया 7, हर में 7 लिखा तो अंश में भी 7 लिखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। यानी कि हमने हर में 7 से गुना कर दी। हर तो हमारा कितना था, 1 था, 3 बटा 1 में 1 था, तो 7 से गुना की तो अंश को भी 7 से गुना कर दी। इसी तरह से इसमें गुना कर दी और उसको हमने दोनों परिमेय संख्या मिल गई। अब इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दूसरी परिमेय संख्याएं बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट काउंटिंग करनी है हमें, अंश के लिए सिर्फ काउंटिंग तो करनी है, अपने आप हमें इसके बीच की संख्याएं मिल गई। अब देखो एक बात हो रहा है, अगर वो आपसे पूछता है कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, अगर वो पूछता है एक परिमेय संख्या, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, 3 जमा 4 बटे में 2, 7 बटे 2, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये तरीका आप कब अप्लाई करोगे, जब आपसे वो एक पूछ रहा है, जब आपसे वो पूछ रहा है एक संख्या, एक परिमेय संख्या, किन्हीं में 2 संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, तो ये अप्लाई कर दोगे, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दोगे। लेकिन अगर ज्यादा संख्याओं की बात कर रहा है तो ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति, क्लास 9। हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसके बारे में सीखा और साथ ही हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमने वर्गमूल सर्किल बनाया। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित ये एक्सरसाइज है हमारे पास। इसमें जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार है। अब थोड़ा सा एक बार दशमलव प्रसार के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं संग्रह होती है किसका? परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। अब इनके परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखते हैं। दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार दो तरह से हो सकता है। या तो वो शांत होगा, या तो वो कैसा होगा? शांत। या फिर वो होगा अशांत। शांत नहीं होगा तो अशांत होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम 1/2 ले, तो 1/2 को जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे 0 और यहां 10, 2 10, तो ये आ जाएगा। इसको लिखा हमने 0.5। देखो दशमलव रूप में लिखा तो ये दशमलव के कुछ अंक के बाद ये रुक गया, यानी कि ये कैसा हुआ? शांत। इसी तरह से अगर हम 1/3 को लें 0, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया, यानी कि ये चलता रहेगा। यानी कि अगर हम 1/3 का लिखे तो ये आ गया 0.33333, ये चलता ही रहा इस तरह से। तो ये कैसा हुआ? ये शांत नहीं है, ये कैसा हुआ? अशांत हुआ। लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? बार बार ये आ रहा है। तो अशांत, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आना, इसको पुनरावृत्ति भी बोल देते हैं। अशांत के लिए एक शब्द और यूज किया गया है, वो है अनवसानी। अनवसानी मतलब जो दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं तो खत्म नहीं होता, चलता रहता है। आवर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है, इसको पुनरावृत्ति भी कह देते हैं, पुनरावृत्ति भी कह देते हैं इसको। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो खत्म होता और ना रिपीट होता है। और तो इसको बोलेंगे क्योंकि ये अशांत होता है तो अशांत। और कैसा होता है? एक तो ये खत्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, यानी कि आवर्ती भी नहीं होता, तो ये कैसा होता है? अनावर्ती। अब अशांत को हम क्या लिख देते हैं? अनवसानी और अनावर्ती। अनावर्ती तो ये इनके दशमलव प्रसार होते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है वो परिमेय संख्या लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको पूरी वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया, चाहे वो परिमेय संख्या है चाहे वो अपरिमेय संख्या है। शांत का मतलब दशमलव प्रसार
जब हम भाग कर रहे हैं तो कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। उसके बाद अशांत का मतलब, अशांत या अनवसानी का मतलब जब दशमलव रूप में लिख रहे हैं तो पूरी तरह से भाग ना हो, चलता ही रहे, बार बार मतलब आगे चलता ही रहे। और आवर्ती का मतलब कि बार बार वही आ रहा है, जैसे 3 3 3 3 इस तरह से बार बार आ रहा है। तो 0.1762 1762 इस तरह से बार बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, आवर्ती, जिसको हम पुनरावर्ती भी बोलते हैं। उसके बाद शांत का हो गया, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। आवर्ती जो बार बार आ जाता है, अशांत मतलब जो खत्म ना हो, चलता है, अनवसानी। और अनावर्ती मतलब जो रिपीट भी ना हो, जैसे 0.10 100 100 140 इस तरह से चल रहा है। अब देखो ना तो ये खत्म हो रहा यानी कि अशांत है, और ना रिपीट हो रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, आगे भी इस तरह से चल रहा है। तो ना तो ये खत्म हो रहा है यानी कि अशांत या अनवसानी है, और ना ही रिपीट हो रहा है यानी कि ये अनावर्ती है। तो इस तरह से वास्तविक संख्याएं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उनके दशमलव प्रसार इस तरह से होते हैं। अब हमें हमारे पास जो संख्याएं ये दी हुई है, वास्तविक संख्याएं जो दी है वो परिमेय संख्या दी हुई है, यानी कि हमारा आंसर या तो शांत होगा, शांत मतलब भाग करने पर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो रुक जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, या फिर वो अशांत होगा, जिसको हम अनवसानी बोलेंगे। अनवसानी अशांत होगा तो यानी कि वो चलता रहेगा, लेकिन कैसा होगा, रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट होगा तो अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती ये होगा, यानी कि हमारे पास इसके जो आंसर होंगे वो दो तरीके से आएंगे, या तो शांत यानी कि दशमलव के बाद कुछ पॉइंट के बाद रुक गया, या फिर अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती रिपीट होना शुरू हो गया, बार बार आना, दोबारा से आना शुरू हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36/100। अब 36/100 इसको तो भाग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितनी जीरो है उतने के बाद दशमलव लग जाता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना 36 यहां पे दशमलव लग जाएगा, तो ये तो ये कैसा हुआ, हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हुआ, शांत। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, 1/11। तो हम क्या करेंगे, 11 को सॉरी 1 को 11 से भाग करेंगे, 0, तो यहां पे अब यहां दशमलव लग गया, और ये तो अभी भी नहीं जाता इसके, फिर 0, यहां एक और 0 लगाई तो ये 9 पे आ गया, 11 × 99, 1 रह गया। अब 0 लगाएंगे तो अभी भी छोटा है उससे वो, तो 0, एक और 0 लगाई तो हमने क्या बन गए, 11 × 99, 9 पे आ गया, फिर 1 बच गया, माइनस किया तो फिर 0 लगाई तो ये अभी भी नहीं जाता, फिर हमने एक और 0 लगाई तो 11 × 99, फिर माइनस किया तो 1 बचे। देखो बार बार वही आ रहा है, तो कितना बन रहा है, 0.090909 चलता ही रहेगा। ये कैसा होगा, चलता ही रहेगा। देखो रिपीट कहां से शुरू होना हुआ, 0.9, फिर 0.9, फिर 0.9। तो इसको आप इस तरह से लिख देते हैं 0.09, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है, जहां से ये रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये बार बार आ रहा है, इसको हम बार बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो अब देखो खत्म तो नहीं हो रहा, चलता रहेगा इस तरह से। तो चलता रहेगा तो कैसा हुआ दशमलव प्रसार, अनवसानी, अनवसानी। और दूसरी बात, अनवसानी रिपीट हो रहा है ना, तो आवर्ती, अनवसानी और आवर्ती, कैसी तरह लिख लेते हैं, अनवसानी आवर्ती।
आवर्ती का मतलब बार बार आना, या फिर इसको लिख सकते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती, पुनरा मतलब पुनः बार बार आना, आवर्ती का मतलब भी यही है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा से कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं थी। ठीक इसी तरह से अगर हम तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में हमारे पास है, जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 4 से ही 1/8। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 4 8 32 और 1 33, 33 बटे में 8। तो 33/8 को अगर हम करें तो 33 8 से करते हैं, 8 चौके 32, माइनस किया 1 रह गया, 0 लगाया तो दशमलव, 8 एकम 8, 2 बच गए, 0 लगा लिया, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 0 लगाया, 8 पंजे 40, पूरा कट गया। यानी कि यहां से हमें इसका कितना मिल गया, 4.125। रुक गया है तो रुक गया, तो ये कैसा हो गया, दशमलव प्रसार इसका कैसा हुआ, शांत। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हुआ, शांत हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, इसमें दिया हुआ 3/13 है। तो 3/13 का देखते हैं हम कैसे बनेगा। यहां पर हमने 3 लिखा और 13 से करेंगे तो 0, यहां 0 लगाएंगे तो दशमलव आ गया, 13 दूनी 26, 4 बच गए, 0 लगाया, 13 तिया 39, 1 बच गया, 0 लगा लिया, नहीं जाता तो 0 आ जाएगा। एक और 13 7 91, 9 बच गए, 0 लगा लिया, 13 6 78, तो यहां पे 12 बच गए, 0 लगाया, 13 में 117, 3 बच गया, 0 लगाया, 13 दूनी 26, 4 बच गए, 0 लगाया, 13 तिया 39, 1 बच गया। देखो यही तो शुरू हो गया, 30 था, 30 से आगे यही आ गया, फिर यहां 30 आ गया, 30 के बाद ये 40 आ गया, इस तरह से फिर शुरू हो जाएगा, तो बार बार फिर रिपीट हो जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारे पास कहां से देखो 2 3 0 7 6 9 तक तो ठीक चला, फिर दोबारा से 2 आ गया, 2 के बाद फिर 3 आ गया, देखो यही 3, फिर 3 के बाद जब करेंगे हमने 0 लिया तो फिर ये 0 आ गया, तो इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769, फिर आ गया 2 3 0, ये आ गया, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो वही तो रिपीट हो रहा है, फिर ये कितना आ जाएगा 7 6 9, फिर रिपीट हो जाएगा। अब देखो यहां के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था, फिर ये 2 3 0 7 6 9, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769, इसके ऊपर बार लगा देंगे, मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत है या कि अनवसानी है, और कैसे है, रिपीट हो रहा है, अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती, तो दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 2/11। तो जैसे 1/11 का था, इसी तरह से 2/11 का होगा, कोई ज्यादा सा फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक इसी तरह से 2/11 के लिए हम करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो हमने यहां पे 0 लगाई तो दशमलव, 11 × 11 9 बच गए, 0 11 8 88, 88 फिर 2 रह गया, 0
11 एकम 11, 9 0, 11 अट्ठे 88, 2 तो देखो फिर वही 20, यहां पे फिर 20 आ गया, यहां पे फिर 20 बनेगा, तो फिर उसी तरह से रिपीट होता चलेगा। तो यहां से 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, फिर 2 आ गया, तो उसी तरह से चल रहा है। यानी कि कितना बना 0.181818, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18, 18 पे फिर रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो 18 के ऊपर 12, यानी कि ये क्या बन जाएगा, अशांत है या कि अनवसानी है, और साथ में कैसा है, आवर्ती या पुनरावर्ती। तो ये हमारा 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट को अगर हम देखें, 6th पार्ट में है 329/400। तो इसका देखना है, अगर हम 329 का देखें 400 के, तो 0, यहां पे 0 लगाएंगे तो यहां दशमलव आ गया, 8 पे किया 32 हो गया, 2 0 लगे, माइनस किया 0 9 और ये 0 हो गया, एक 0 लगाई, 2 पे 800, 0 0 1 0 लगाई, ठीक है। फिर 2 पे 800, 200 रह गए, एक 0 लगाई, 4 पंजे 20 होते हैं, तो 400 पंजे 2000 हो जाएगा, 5 पे 2000 पूरा पूरा आ गया। तो अब की बार तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 0.8225, रुक गया, खत्म हो गया। तो ये कैसा हो गया, इसका प्रसार, दशमलव प्रसार शामिल। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेम्स है इनको ध्यान रखोगे कि अगर दशमलव प्रसार रुक जाता है, कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो रुक जाता है, तो फिर वो शांत है, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाए दशमलव के बाद कुछ अंकों के। उसके बाद अगर वो नहीं रुकता है तो फिर वो अशांत है। अशांत है तो अशांत मतलब हमारे पास उसको दूसरा नाम दिया गया अनवसानी का। तो आपके पास तो सारे क्वेश्चन अगर अशांत हुआ तो अशांत के साथ वो पुनरावर्ती या आवर्ती ही होगा, क्योंकि जो अशांत के साथ दूसरी जो कंडीशन है अनावर्ती की, वो तो आपके पास 10वीं क्लास में है, यहां नहीं है। यानी कि इन क्वेश्चन के लिए या तो शांत होगा या फिर वो होगा, शांत कब होगा, जब दशमलव, जब भाग करते वक्त दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो पूरा पूरा भाग हो जाए। नहीं तो वो क्या होगा, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें ये बताना कि कौन सी तो परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो हमने बेसिक में भी इसके बारे में क्लियर किया था। तो परिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार है वो तो क्या होगा, या तो शांत होगा, जो परिमेय संख्या होगी उसमें दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं में जो दशमलव प्रसार है या तो वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर वो अशांत हुआ यानी कि अनवसानी हुआ तो फिर कैसा होगा, वो आवर्ती होगा, यानी कि बार बार आएगा। और अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं के केस में क्या होता है, अनवसानी और अनावर्ती, अशांत होता है और बार बार भी नहीं आता, चलता भी रहता है और बार बार रिपीट भी नहीं होता। तो ये जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती है ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। बस ये पूर्ण, उसके जो अंदर वर्गमूल के जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि पूरा पूरा ना कटे वर्गमूल उसको वर्ग के रूप में लिखने पर। अब देखो, तो वर्गमूल 23 को तो जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो यहां तो ऐसी संभावना नहीं है, तो यानी कि एक ऐसी संख्या हुई अपरिमेय संख्या।
225। अब देखो 15 का वर्ग 225 होता है, यानी कि 225 का वर्गमूल, इसको हम लिख देंगे 15 का वर्ग, तो वर्ग के साथ वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये क्या चीज है, इसका मान कितना है 15 है। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये देखो दशमलव रूप में जब इसको लिखा तो कुछ अंकों के बाद रुक गया ये, यानी कि ये शांत है, शांत है, यानी कि शांत किसका होता है, परिमेय संख्याओं का, यानी कि क्या है ये परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से 7.478 478 इस तरह चल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है ये कि 7.478 बार 478 478 इसी तरह से चलेगा, तो बार बार यही आ रहा है, तो अशांत है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आवर्ती तो है, रिपीट तो हो रहा है, तो रिपीट होने की वजह से कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद यहां पे है 1.10 100 100 140 1 इस तरह से चल रहा है। अब देखो पहली तो बात अशांत है, अनावसानी है, दूसरी बात रिपीट नहीं हो रहा, बदल रहा है, अनावर्ती है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5th पार्ट में कि ये अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो हमने पहली 4 एक्सरसाइज में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में हमें यह देखना है कि जब हम 2 वास्तविक संख्याओं का जोड़ करेंगे या 2 वास्तविक संख्याओं को घटाएंगे या उनकी गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो फिर वो क्या बनेगी, वो परिमेय संख्या बनेगी या फिर वो अपरिमेय संख्या बनेगी। अब देखो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास, तो या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी वास्तविक संख्या है हमारे पास, या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। कोई भी 2 परिमेय संख्या आप लीजिए, उनको आप जोड़ेंगे तो वो कुछ भी बने, वो बनेगा एक परिमेय संख्या ही। ठीक इसी तरह से अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे घटाओ या घटा, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 2 परिमेय संख्याओं की का गुणन करेंगे, मतलब उनकी गुणा करेंगे, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा।
इसी तरह से जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जीरो ना हो, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जीरो ना हो, क्योंकि फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसको इस तरह से लिख देते हैं कि जब एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग, दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है? जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लेना है, भाग किया जाता है तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी कि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लें या उनको घटा लें या उनको गुणा कर लें या उनको भाग कर लें, बस जिसे भाग करें वो जीरो ना हो, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं है। देखो, हमने एक अपरिमेय संख्या ली वर्गमूल 3 और दूसरी भी एक अपरिमेय संख्या ली वर्गमूल 3। जब हमने इनको घटाया, जब हमने इसको घटाया तो कितना आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो तो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 2 ये भी अपरिमेय संख्या, इनकी गुणा करूं तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 से तो हमें कितना मिल जाएगा? 2। ये भी एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरह से मैं अगर वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से भाग कर दूं, वर्गमूल 2 को और वर्गमूल 2 को मैं भाग कर दूं तो ये कट जाएगा 1। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या आ गई। यानी कि जो बात हम परिमेय संख्याओं के लिए कह रहे हैं वो हम अपरिमेय संख्याओं के लिए नहीं कह सकते हैं। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं की घटा, दो अपरिमेय संख्याओं की घटा अपरिमेय संख्या नहीं होती, जैसे हमने यहां पे लिखा। इसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं की भाग, दो अपरिमेय संख्याओं की भाग कोई जरूरी नहीं है कि आंसर अपरिमेय संख्या ही आए, परिमेय संख्या भी आ सकती है। अब देखो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लो हमारे पास परिमेय संख्या p है और अपरिमेय संख्या r है। देखो पहले हमने परिमेय संख्याओं के बारे में, उन पे संक्रियाओं की बात की, फिर अपरिमेय संख्याओं पे संक्रियाओं की बात की। अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या पे संक्रिया की बात करेंगे। यानी कि एक तो हमने p तो परिमेय संख्या ले ली और q अपरिमेय संख्या ले ली, तो p प्लस r, p प्लस r। अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, वो होगा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से एक परिमेय संख्या की गुणा दूसरी परिमेय संख्या के साथ, एक परिमेय संख्या की गुणा दूसरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या के साथ, यानी कि p गुना में r, लिखना चाहो तो p गुना में r। तो ये क्या बनेगा? ये भी बनेगा एक अपरिमेय संख्या। और जब हम एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दें या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दें तो उस केस में भी हमारे पास p बटे में r, हमने क्या ले लिया? p बटे में r, या फिर हम ले लें
आर बटे में पी, तो पी बटा आर ले ले या आर बटे में पी ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अब इसके बेस पे हमें जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका घटाव हो रहा है। तो जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उनका जो घटाव होता है तो आंसर कैसा आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट है, देखो दूसरे पार्ट को पहले सोल्व तो करना पड़ेगा। 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, तो ये इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब 3 तो एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरे पार्ट का जो आंसर है हमारे पास वो आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से तीसरे पार्ट को देखते हैं। जो कुछ कैंसिल होता है पहले वो कैंसिल तो करेंगे, तो वर्गमूल 7 के साथ वर्गमूल 7 कट जाता है। हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2/7। अब 2/7 तो कैसी संख्या है, 2/7 हमारे पास संख्या है परिमेय संख्या। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। तीसरे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। अब देखो चौथा पार्ट है हमारे पास, ऊपर तो है 1 यानी कि परिमेय संख्या और नीचे है वर्गमूल 2 यानी कि अपरिमेय संख्या। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम भाग करते हैं, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या हमारा आंसर है इसका। ठीक, पांचवा पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो जब एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे, एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली 3 तरह से बात है। एक तो कि जब परिमेय संख्याओं पे जोड़ घटा गुना और भाग किया जाता है तो हमारा जो आंसर है वो परिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्याओं पे जब हम 2 परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ करें या घटा करें या गुना करें या भाग करें तो हमारा आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये बात सही नहीं है। इतनी बात। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, जब हम एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें और उनको जोड़े घटाए गुना करें या भाग करें तो जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये 3 बेसिकली बातें आपको ध्यान रखनी है। ये 3 बातें ध्यान रखने से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल कर लेना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें इनको सरल करना है। अब देखो यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं भी है इसके अंदर और अपरिमेय संख्याएं भी है हमारे पास। तो वास्तविक संख्याओं पर इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वास्तविक संख्याओं पर वर्गमूल से संबंधित 2 बेहद इंपॉर्टेंट सर्वसम्मिकाएं हैं। एक तो है हमारे पास कि वर्गमूल ए बी, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल ए गुना वर्गमूल बी। जैसे अगर हम वर्गमूल 6 लिखें तो इसको हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं
वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3। एक तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है हमारे पास वर्गमूल a बटे b। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल a बटे में वर्गमूल b। तो ये दो बेहद इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं वर्गमूल से संबंधित। इसके अलावा भी और काफी हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन है जो हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी है बीजगणित में क्लास 8 में। तो वो अपने आप इनके जो बेस पे जो रिजल्ट बनेंगे उनको हम साथ साथ में करते रहेंगे, लेकिन ये जो दो बेहद इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखनी है। मान लो हमारे पास वर्गमूल 3 बटा 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 5। तो अब इनके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इनको सरल रूप में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 प्लस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 2। तो जैसे हम गुना करते हैं उसी तरह से हमें गुना करनी है। अब देखो 3 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 की वर्गमूल 2 के साथ गुना करेंगे तो दो अलग अलग पद है, तो इनको ऐसे लिख देंगे 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 3 की 2 के साथ करेंगे तो ये भी दोनों अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो 6 अलग पद है, तो 3 वर्गमूल 2 ये भी अलग है, और ये 2 वर्गमूल 3 ये भी अलग है। देखो इस पे अभी वही बात लागू होगी कि वर्गमूल ए बी ये होता है हमारे पास वर्गमूल a गुना में वर्गमूल b। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों को एक ही वर्गमूल में इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 गुना में 2, 3 गुना में 2। और अगली लाइन में हम इसको क्या करेंगे, 3 गुना में 2 को कितने लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 और प्लस वर्गमूल 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले बच्चों ध्यान रखना है प्लस माइनस समान पद होते हैं, मतलब एक जैसे पद होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से अब देखो मल्टीप्लाई में देखो ये असमान पद भी लिखे गए, लेकिन जब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो एक जैसे पदों को, यानी कि वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 2 होता, तो हम इसको लिख देते। देखो ये वर्गमूल 2 है और ये 3 वर्गमूल 2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाता है 4 वर्गमूल 2। तो इस तरह से आपको देखना है कि समान पद है या नहीं है, उसके बेस पे फिर आगे काम होगा। अभी देखो सारे अलग अलग है, तो ये ऐसे लिखे हुए हैं, आगे और प्लस माइनस इनका नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है हमारे पास 3 प्लस वर्गमूल 3 और गुना में है 3 माइनस वर्गमूल 3। अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एक तो हमें हमारे ध्यान में गुना आ गया, तो 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 आ गया। 3 की वर्गमूल 3 तो माइनस का है, 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब वर्गमूल 3 की 3 के साथ करेंगे तो ये प्लस के 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3। तो इन दोनों की गुना करेंगे तो माइनस तो आगे लिख दिया मैंने, दोनों यहाँ पे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ये 9 हुआ, अब ये माइनस का 3 वर्गमूल 3 और ये प्लस का 3 वर्गमूल 3 है, तो कट गया हमारे पास। अब देखो वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3, यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से हमें मिला -3, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। तो इसका आंसर 6 आ गया दूसरे पार्ट का। अब देखो इसी को एक तरीके से और सीख सकते हैं। 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3 है। 8वीं क्लास में हमने एक सर्वसामिका पढ़ी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। ये एक सर्वसामिका थी हमारे पास। या हम इसको ये कहें कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये देखो a रहा दोनों जगह पे, ये b रहा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये सर्वसामिका यूज हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये सर्वसामिका यहाँ पे यूज हो रही है। कैसे? तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि सर्वसमीका, ये जो सर्वसमीका है इसके नजदीक लिख दो, इसको इंग्लिश में एंटी बोलते हैं, का प्रयोग करके, इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारा 3, 3 का स्क्वायर, माइनस बी है हमारा वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएंगे, माइनस ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो दोनों ही तरीके में से आप कोई भी तरीका कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास, यह है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और इसका वर्ग। अब देखो ये कुछ न कुछ ऐसा नहीं है, a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम ये सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, तो कितना ये a है ये b है, तो वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 इसका वर्ग है, तो क्या बन जाएगा वर्गमूल 5 इसका वर्ग प्लस वर्गमूल 2 इसका वर्ग प्लस 2 गुना वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से वर्गमूल 5 वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 5 आ गया, यहां से भी वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 2 आ गया, तो ये हो गया 2। अब देखो दोनों एक ही वर्गमूल में इकट्ठे हो जाएंगे, वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2, तो एक ही वर्गमूल में इकट्ठा करें वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2, इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल 5 गुना में 2 यानी कि वर्गमूल 10। तो यहां पे हम इसको लिख देंगे 2 वर्गमूल 10। अब देखो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। पहले बच्चों आप एक तरीके से और भी, जैसे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 इसका वर्ग है, तो अगर आप इसको वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 लिखे, क्योंकि जैसे x का वर्ग है तो क्या होता है x गुना में x, 5 का वर्ग है तो क्या होता है 5 गुना में 5, तो इसका वर्ग है तो इसके साथ है। अगर आप इसके साथ सिंपल गुना भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा हमारे पास। करके देख लो, वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 5 इसके साथ प्लस वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2 प्लस, अब यहां से वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखो वर्गमूल 5 ये तो वर्गमूल 10 हो जाएगा एक ही वर्गमूल में इस तरीके से, और ये भी तो यही है, ये भी वर्गमूल 10 हो गया, और ये वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 और 2 कितने हो गए 7, और वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10 ये हो जाएंगे 2 वर्गमूल 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आपका तरीका ठीक होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, तरीका जो मर्जी अप्लाई कर लो आप, किस भी तरीके से आप चल सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसको हमें करना है। अब देखो ये एक ही जैसे थे दोनों, दूसरा और चौथा। अब देखो हम जब लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लें तब भी क्या फर्क पड़ता है, तो होता तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इस पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ए है हमारा वर्गमूल 5 ए स्क्वायर, बी है हमारा वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर,
तो यहां से कितना आ गया 5, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और ठीक उसी तरह से अगर आप इसकी सिंपल गुणा करते हैं तब भी यही आंसर आना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है या सिंपल करना है इसको। अब देखो वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 2 माइनस इसके साथ वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस दोनों के एक ही जगह वर्गमूल में इकट्ठा करोगे तो वर्गमूल 10 हो जाएगा, माइनस ये भी वर्गमूल 10 हो गया, माइनस वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ करेंगे तो ये कट गया हमारे, प्लस का वर्गमूल 10 और माइनस का वर्गमूल 10। तो ये हमारे पास रह गया 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्गमूल ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं वर्गमूल ए गुना में वर्गमूल बी, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। एक तो ये, दूसरी है हमारे पास, हालांकि ये कहीं यूज नहीं हुई, वर्गमूल ए बटा बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल ए बटे में वर्गमूल बी। अगर हम बुक की बात करें तो वहां पे 6 लिखी हुई है, लेकिन बाकी तो जो हमारे पास अपने बीजीय जो सरल सामयिकाएं की थी, आइडेंटिटी की थी हमारे पास 8वीं क्लास में से, वही है। तो कुछ उनको ज्यादा अलग से याद करने की या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन 2 को ध्यान में रखेंगे। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनका परिमेयकरण करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें संख्या दी हुई है 1 बटा वर्गमूल 7 दी हुई है। अब इसमें देखो हर क्या है, ये ऊपर अंश है और ये नीचे हर है। अब हर में जो संख्या दी हुई है वो कैसी संख्या दी हुई है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या दी हुई है, अपरिमेय संख्या। और हमें करना क्या है, इसका परिमेयकरण। हमें इसका परिमेयकरण करना है, यानी कि इसको परिमेय संख्या बनाना है नीचे, तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा। जैसे किसी को शुद्ध करना हो तो शुद्धिकरण बोलते हैं, तो किसी को परिमेय करना है तो उसका परिमेयकरण कर दिया। तो यहां पे इसका परिमेय करना है, यानी कि जो हर है उसमें जो संख्या बनानी है हमें उसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 बटा वर्गमूल 7 है, तो नीचे हर में अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हम 1 बटा वर्गमूल 7 को लिख देंगे 1 बटा वर्गमूल 7 गुना जितना है ये उतने से ऊपर गुना कर देंगे और उतने से नीचे गुना कर देंगे। इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, देखो कट जाएगा। अब देखो ऊपर तो आ गया वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखो नीचे हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं बची, कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या होगी। तो हर था हमारे पास अपरिमेय संख्या थी, हमने क्या बना दी इसकी परिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण हो गया। यही हमारे पास इसका आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये एक टाइप ऐसी है जिसमें जो हर है उसमें एक ही संख्या दी हुई है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, एक सिंगल टर्म है, तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है, उसी से ऊपर कर देना और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें है हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर
अब की बार हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों इसको। जब संख्याएं नीचे दो अलग अलग टर्म है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस लेंगे, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो प्लस का लेंगे। तो हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं, वर्गमूल 7 प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेते हैं, और ये ले लिया हमने। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ऊपर तो आ गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, नीचे देखें ये है हमारे पास वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 और वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया था। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर तो ऐसे ही है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a है हमारा वर्गमूल 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी है हमारा वर्गमूल 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, और यहाँ पे 7 माइनस वर्ग से वर्गमूल कट जाए, यहाँ पे भी कट गया 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे में 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। एक को तो लिखिए, देखो परिमेय संख्या बन गई ना, तो अपरिमेय संख्या से हमने क्या बना दिया, परिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण हो गया, यानी कि यही इसका आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। इसी तरह से पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। पार्ट थर्ड, इसमें हमारे पास 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तो आप इसको लिख दोगे कि हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो अब की बार हमारे पास वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तो बीच में प्लस का साइन है तो हम माइनस लेंगे, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और यहाँ पे भी वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। देखो ले तो हम ये प्लस भी सकते थे, जैसा है वैसा भी ले सकते थे, लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले की वजह से a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस को बेशक पहले लिख दो, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की वजह से वर्गमूल खत्म हो जाता है, इस वजह से हम साइन चेंज करके लिखते हैं। अब यहां से देखो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में वर्ग से वर्गमूल कट गया कि 5 आ जाएगा, और यहां से भी कट गया तो 2 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, हर का परिमेयकरण हो गया। अब ये परिमेय संख्या बन गई हर में। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से पार्ट 4 है हमारे पास 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लिख देंगे हम क्या लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर दिया तो 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, और यहाँ वर्गमूल 7 प्लस 2 कर देते हैं, और वर्गमूल 7 प्लस 2, तो ये वर्गमूल 7 प्लस 2 हो गया। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 7 प्लस 2, और यहां से ये 7 माइनस 4, तो वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे में 3। अब देखो भाई हर का परिमेयकरण हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। तो आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6, और एक्सरसाइज 1.6 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें घातांक से संबंधित कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम है उसकी बात कर लेते हैं।
और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो हमारे पास मान लो कोई भी ए हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या है। ए हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या है और ए कैसी है, 0 से बड़ी है। ए बड़ी है 0 से, और पी और क्या हो, परिमेय संख्याएं हैं। ए क्या है, ए कोई भी वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। पी और क्या हो, परिमेय संख्याएं हैं। तो जो घातांक के नियम है वो हमारे पास 4 जो इंपॉर्टेंट नियम है। पहला है उसमें, मान लो हम लिखें a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर q, a की घात p गुना a की घात q, तो हम इसको लिख सकते हैं a इसकी पावर p प्लस q। तो इसको हम सामान्य शब्दों में, सिंपल से वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि अगर गुणा करते वक्त अगर आधार बराबर हो तो शक्तियां आपस में जुड़ जाती है। देखो गुना है बीच में, तो अगर आधार बराबर है, आधार सेम है, तो जो शक्तियां हैं, जो घात है, वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक तो बात ये ध्यान रखनी है आपको। जैसे मान लो आपके पास है 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 7। अब आप ये देखना, ध्यान रखना है आधार सेम होना चाहिए, दोनों जगह पे ए है तो दोनों जगह पे 2 ही होना चाहिए। ऐसे ना हो कि 2 की पावर 3 और 7 की पावर 5, ऐसा नहीं, आधार बराबर होना चाहिए। तो आधार अगर बराबर है तो ये शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगे, 3 जमा 7 यानी कि 2 की पावर 10। यहां नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो आधार बराबर ही नहीं है, तो ये नियम यहां पे लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे आधार बराबर हो तभी हमें ये नियम अप्लाई करना है। दूसरा है हमारे पास कि मान लो हमारे पास a उसकी पावर p है और उसकी भी पावर q है, तो इसका जो मान होगा a की, इन दोनों की गुणा हो जाएगी p q, a रेज़ टू पावर p q। मान लो हमें 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 है, तो हम इसको 2 की पावर 3 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 12 लिख सकते हैं हम इसको। दूसरा हमारे पास ये नियम हो गया। तीसरा जो हमारे पास नियम है उसमें है हमारे पास, मान लो a रेज़ टू पावर p डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर q है, बटे में, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर p माइनस q। ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है। देखो इसको हम इस तरह से देखते हैं, 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 3, ये लिखा। इस नियम में देखो आधार तो बराबर ही है फिर भी, तो अगर ये बटे में है तो माइनस होगी, गुणा करते वक्त तो क्या होगी, प्लस होगी, और भाग करते वक्त क्या होगी, माइनस होगी, जब आधार बराबर है। तो अब देखो इसका, इसके हिसाब से क्या मानना चाहिए, यहां पे भी a, यहां पे भी a, ये p ये क्या हो, तो a हमारा 2 है, p हमारे पास 5 है, क्या हमारे पास 3 है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। देखो ये कुछ नहीं है, आप देखो 2 की पावर 5 है, इसको क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ही तो लिखोगे, और नीचे वाले को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 3 कट गया हमारे पास, तो कितना रह गया, 4। तो कुछ भी नई बात नहीं है, बस ये कह रहा है कि आधार अगर बराबर है तो अगर भाग में एक दूसरे के तो माइनस कर दो उनको, बस आंसर। फोर्थ है हमारे पास a रेज़ टू पावर p इंटू b रेज़ टू पावर p, ये गुना है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं a b इट्स पावर p, यानी कि अगर हमारे पास 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 7 है, देखो ये उस जैसा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन है अलग। यहां पे आधार बराबर है, यहां पे शक्तियां बराबर है। अब देखो यहां पे शक्तियां बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना में 3
इसकी पावर 7 लिख सकते हैं। देखो इसको अगर हम इस तरीके से समझे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब देखो मैं इसको अगर ऐसे समझू, ए बी इट्स पावर पी है, तो क्या कहे, ये पावर दोनों को दे दी बस, ए की पावर पी हो गया और बी की पावर पी हो गया। तो इस तरीके से समझना ज्यादा आसान रहता है। तो ये हमारे पास फोर्थ नियम हो गया। इसके बाद एक और आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो 2 की पावर -3 है, तो इसको अगर पावर को हमें प्लस में लिखना है तो इस टाइम ये ऊपर अंश में है तो इसको हर में लिख देंगे, यानी कि ये 1/2 की पावर 3 लिख देंगे इसको। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर आपके पास 3/x की पावर 4 की पावर 5 है और हम इसको ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो देखो 3 तो हमारे पास था ही, तो 3 गुना में 4 की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो निशान बदलेंगे, तो ये -5 हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे लेके आए या नीचे से ऊपर लेके आए तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, आपको पहले ही आते हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं लगभग। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 इट्स पावर 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये तो देखो देखने से ही पता चल रहा है, जैसे 64 है, पावर 1/2 का मतलब तो रूट होता है, तो 64 का रूट कितना होता है 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। ये तो जनरली देखने से ही पता चल रहा है। अदरवाइज दूसरे तरीके से, जैसे सबका तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर जनरल कैसे चलेंगे, आपने क्या करना है 64 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लो। 2 पे किया तो 32 आ गया, फिर 2 पे किया तो 16 आ गया, फिर 2 पे किया तो 8 आ गया, 2 पे किया तो 4 आ गया, 2 पे किया तो 2 आ गया और फिर 2 पे किया तो 1 आ गया। तो यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 और इसकी पावर 1/2। अब ये हमारे पास कितना है 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/2। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a⁻p और उसकी पावर क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻p गुना में क्यू, यानी कि p क्यू। तो यहां पे हमारे पास देखो ये a⁻p और ये क्यू, तो हम लिख सकते हैं 2 6 गुना में 1/2। तो ये इसके साथ कट के 3 आ गया, तो हमारे पास कितना रहेगा 2 की पावर 3 रह गया। तो 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 मत कर देना, गुना करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यही है, ये तो बेसिक था लेकिन हमें चलना इस तरीके से है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे। तो ये तो चांस की बात है, उसने एक आसान सा क्वेश्चन शुरू में दे दिया, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको ऑलमोस्ट आते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है 32, इसकी पावर है 1/5। तो 32 को हम बना लेते हैं, 2 पे किया तो 16, फिर 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया 4, 2 पे किया 2 और फिर 2 पे किया तो 1। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर 5। तो यहां पे लिख दो भाई 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, फिर वही नियम लागू हो गया, a की पावर p और इसकी पावर q, तो कितना हो जाएगा a p q पावर में। तो यहां 2 की पावर 5 गुना में 1/5, तो ये कट जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेहद बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारे पास, ये था सेकंड पार्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड भी इसी तरह से बिल्कुल आसान पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें 125 इसकी पावर 1/3 इसके लिए सोल्व करना है। तो पहले हमें 125 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अब ये 2 पे नहीं होगा, 5 और 2 7 और 1 8, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे तो पक्का हो ही रहा है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पे किया 5 पंजे 25, फिर 5 पे किया 1, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं
5 गुना 5 गुना में 5, तो 5 पंजे 25, 125, तो 125 यानी कि ये 5 की पावर 3 आ गया। तो हम इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/3। तो वही बात होगी a रेज़ टू पावर p और इट्स पावर क्या हुआ, तो a रेज़ टू पावर p क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 गुना में 1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 3 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट इस तरह से दिए हुए हैं कि हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 9 इट्स पावर 3/2 दिया हुआ है। तो 9 को तो फैक्टर हमारे पास बहुत इजी है, तो 9 3 पे किया तो 3 आ गया, फिर 3 पे किया तो 1 आ गया, तो 9 हो गया हमारा 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2। तो हम इसको लिख देते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, 3/2। तो अब यहां से हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो 3 की पावर 2 गुना में 3/2, कौन सा नियम हो गया, a की पावर p और उसकी पावर q यानी कि a की पावर p q। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इसकी पावर आ जाएगी 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। ठीक इसी तरह से पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास, ये हमारे पास 32 इसकी पावर 2/5। तो हमें क्या करना है, 32 है हमारे पास, तो 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2 और फिर 2 पे किया 1। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 2 की पावर 5। तो लिख दो भाई 2 की पावर 5 और यहाँ पे इसकी भी पावर है 2/5। तो फिर वही नियम अप्लाई हो गया, a की पावर p और उसकी पावर क्या हुई, यानी कि 2 की पावर 5 गुना 2/5। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, बिल्कुल इजी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास 16 इट्स पावर 3/4। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 के लिए करते हैं 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। तो 16 को हमने लिखा 2 गुना में 2 और ये 2⁴ हो गया, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हम इसको लिख देंगे 2⁴ और उसकी भी पावर है 3/4। अब यहां से लिखे हम a⁻p और उसकी पावर क्या होती है, यानी कि a⁻, यानी कि 2⁴ गुना में 3/4। तो ये 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना में 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट 3। नेक्स्ट है पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में जो पावर है वो नेगेटिव आ गई, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता हमें इससे, -1/3। तो पहले 125 के लिए कर लेते हैं। 125 5 पे किया तो 25, फिर 5 पे किया तो 5 और 5 पे किया तो 1। तो 125 को हमने लिख दिया 5 गुना 5 गुना में 5 यानी कि 5 की पावर 3। तो यहां पे लिख दिया 5 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3। तो 5 की पावर फिर वही नियम अप्लाई हो गया, a⁻p⁻q यानी कि 3 गुना -1/3। तो ये 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर -1। तो पहले बच्चों मैंने आपको बताया था
कि पावर ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 1/5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 का मतलब तो 5 ही है, तो इसका आंसर आ गया 1/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।